अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है नए चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी कानूनी नशिस्त दोबारा बहाल की तो पिंडाल खुशी से उबल पड़ा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी पुरजोश तालियाँ नहीं देखीं। हम आड़ू की शाखों को कुचलते हैं, उन्हें नामियाती खाद में प्रोसेस करते हैं और फिर इसे आड़ू के काश्तकारों में मुफ्त तकसीम करते हैं। कदीम तारीख को आप देखें तो चाइना यारकन से एक रूट शिगर वैली से होते हुए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस साल अक़वाम मुत्तहिदा में अवामी जमहूरिया चीन की कानूनी नशिस्त की बहाली के 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने हाल ही में बीजिंग में यादगारी इजलास में शिरकत की और एक अहम तकरीर की। आइए एक नज़र डालते हैं। 50年前的今天 आज से 50 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 26वें इजलास में भारी अक्सरियत से करारदाद 2758 मंजूर की गई थी और ये फ़ैसला किया गया था कि अक़वाम मुत्तहिदा में अवामी जमहूरिया चीन के तमाम हुकूक को बहाल किया जाए और इसे तस्लीम किया जाए। अवामी जमहूरिया चीन की हुकूमत का नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा में चीन का वाहिद कानूनी नुमाइंदा है। अवामी जमहूरिया चीन की अक़वाम मुत्तहिदा की कानूनी नशिस्त पर बहाली दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख का एक अहम वाक़या है। नए चीन की तारीख में ये अहम और खुसूसी अहमियत का हामिल है। 50 साल पहले का ये दिन नाकाबिले फरामोश है। 25 अक्टूबर 1971 को तारीखी दिन था जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अल्बानिया और अलजायर की मुश्तरका तौर पर पेश की गई 2758 करारदाद एक गरज की तरह थी जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर को चौंका दिया। पाकिस्तान के एक सहाफ़ी इफ्तिखार अली उसके ऐनी शाहिद और रिकॉर्डर थे। अली का कहना है कि जैसे जैसे साल गुजरते गए वाक़यात धुंधले होते गए, लेकिन 50 साल पहले की वो रात उनके लिए हमेशा नाकाबिले फरामोश रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के चेयरमैन ने कहा कि अब हम करारदाद 2758 पर वोटिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने खड़े होकर कहा कि वो काफ़ी उम्र के हैं और तकरीबन आधी रात होने को है, इसलिए वोटिंग कल तक मुलतवी कर दें। उसी लम्हे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आगा शाही ने खड़े होकर कहा कि इसे मुलतवी नहीं किया जा सकता क्योंकि वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालिका ज़वाबित के मुताबिक एक बार वोटिंग का अमल शुरू होने के बाद उसे रोका नहीं जा सकता। चुनांचे जनरल असम्बली के चेयरमैन ने वोटिंग के अमल को आगे बढ़ाना जारी रखा। चीन अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी कानूनी नशिस्त बहाल करने के लिए कई बार जदोजहद कर चुका है, लिहाजा जब पहले उसके खिलाफ वोट देने वाले ममालिक ने अपना मौक़िफ़ बदला तो कॉन्फ्रेंस हाल में गर्मजोशी से तालियां बजीं। Follows in favor 76, oppose 35, abstention 17. The draft resolution adopted. ये तारीख में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की मशहूर करारदाद 2758 है। जैसे ही हथौड़ा रखा गया पूरा पिंडाल खुशी से उठ खड़ा हुआ। नए चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी कानूनी नशिस्त दोबारा बहाल की तो पिंडाल खुशी से उबल पड़ा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी पुरजोश तालियाँ नहीं देखीं। मुसलसल तालियों के साथ बाज़ ममालिक के नुमाइंदे खड़े हो गए और रक्स किया। जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हुए तो हमें बेदखल कर दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान ने चीन की सालसी करने वाले ममालिक में अहम किरदार अदा किया था। दर हकीकत जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने करारदाद मंजूर की तो सबसे पहले जिस शख्स ने उछल कर खुशी का इजहार किया वो पाकिस्तानी सफ़ीर थे। 11 नवंबर 1971 को अवामी जमहूरिया चीन का वफ़द नायब वज़ीर ख़ारजा चाओ गुआन हुआ और ख्वांग हुआ की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचा। उस दिन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने दिन भर चीनी वफ़द की आमद का खैर मकदम करते हुए गुजारा। दुनिया की सबसे बड़ी कौमी तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा के पास आखिरकार नए चीन की आवाज़ पहुंची। उसके बाद से अक़वाम मुत्तहिदा की सूरत हाल बहुत बदल चुकी है। अमेरिका अब जो चाहे नहीं कर सकता है। चीन एक आज़ाद पॉलिसी पर अमल पैरा है और इसकी अपनी तजावीज़ हैं। इसके अलावा चीन तीसरी दुनिया के ममालिक की हिमायत करता है और इसने तरक्की पजीर ममालिक की हिमायत में अहम किरदार अदा किया है। चीन एक ऐसी सुपर पावर नहीं है और ना ही बनेगा जो दीगर ममालिक पर हमला करे, उनको ख़त्म करे, कंट्रोल करे, मदाखलत करे और उनके साथ गुंडागर्दी करे। चीन और पाकिस्तान के दरमियान सियासत और सलामती के मैदान में तावन अव्वलीन तरजीह है। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल चाहे कैसे भी बदले,
दोनों ममालिक अहम अमूर में हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम से कबल पाकिस्तान ने इसमें कायदाना किरदार अदा किया था। 8 जुलाई 1971 को अमरीकी सदर के उस वक्त के कौमी सलामती के अमूर के मावन हेनरी किसिंजर उस वक्त पाकिस्तानी सदर आगा मोहम्मद यहिया खान की मदद से खुफिया तौर पर बीजिंग के लिए तैयारे में सवार हुए। मेरे वालिद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो रवानगी की तारीख पर चीनी सिफारत खाने से सिफारतकारों की परवाज़ के इंतज़ामात और मिस्टर किसिंजर के वक्त को लेने समेत तमाम मकामी इंतज़ामात को यकीनी बनाएं। ये सब मेरे वालिद की ज़िम्मेदारी थी। तो इस तारीख़ी तरतीब में मेरे वालिद का हिस्सा था, जो मैं कह सकता हूँ। और हमारे लिए बतौर ख़ानदान ये बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरे वालिद ने भी इसमें किरदार अदा किया। बीजिंग पहुंचने के बाद किसिंजर की चीनी वज़ीर आज़म चो एन लाई के साथ बातचीत 1972 में निक्सन के चीन के बर्फ शिकन सफ़र का पेशलीमा बन गई और उसने चीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी कानूनी नशिस्त बहाल करने का रास्ता भी साफ किया। नए चीन के क़याम के बाद सफारती ताल्लुकात के क़याम से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी कानूनी नशिस्त बहाल करने में चीन की मदद तक की। पाकिस्तान ने चीन की बैनुल-अक़वामी हैसियत में बेहतरी का किरदार अदा किया है और चीन के साथ मिलकर 70 साल के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया। 2020 के आखिर तक चीन ने नए दौर में गुर्बत के खात्मे का काम तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक किया और अक़वाम मुत्तहिदा के मिलेनियम डेवलपमेंट अहदाफ को हासिल करने में बरतरी हासिल की। जैसे जैसे मईशत चलती है, गुर्बत में कमी का अमल तेज होता है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती इमदादी प्रोग्राम में मुतअद्दिद दर्जों में हिस्सा लिया है और मुश्तरका आलमी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल कोशिशें की हैं। हम दोनों ममालिक की सियासी जमातों, हुकूमतों और कारोबारी इदारों के लिए सेमिनार का एहतमाम करेंगे ताकि गुर्बत के ख़ात्मे के लिए की गई कोशिशों और तजर्बात से बाहमी तौर पर फ़ायदा उठाया जा सके। चीनी फरीक एक पाकिस्तानी वफ़द को चीन के दौरे की दावत देगा और उन्हें उन देहात के दौरे करवाए जाएंगे जहां गुर्बत को कामयाबी के साथ मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया, ताकि गुर्बत के ख़ात्मे के सफ़े अव्वल के कारकुनों के साथ तबादला ख़यालात और गुर्बत के ख़ात्मे के चंद मखसूस तरीक़ों जैसा कि ई-कॉमर्स वगैरह के ज़रिए गुर्बत के ख़ात्मे के लिए ताउन करें। इस इक़दाम का पाकिस्तान की जानिब से मुस्बत जवाब मिला है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की तामीर ने अहम इब्तदाई ज़रई अहदाफ हासिल कर लिए हैं। दोनों फ़रीक़ों के दरमियान ताउन का फ्रेमवर्क गवादर पोर्ट के 4 अहम शोबों तवानाई, नकलो हमल के बुनियादी ढांचे और नए सनती शोबे जैसे मुआशरा और लोगों की ज़िंदगी, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी ताउन तक फैल चुका है। गवादर फ्री ट्रेड जोन ने 3 बिलियन युआन से ज़्यादा की बराह रास्त सरमायाकारी के साथ 40 से ज़ायद कारोबारी इदारों को राग़िब किया है, जिनमें होटल, बैंक, दहात की प्रोसेसिंग के कारखाने, बैरून मुल्क गोदाम और अनाज और तेल की प्रोसेसिंग फैक्ट्रियाँ शामिल हैं। 2021 का साल चीन और पाकिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मना रहा है। गुज़श्ता 70 बरसों में बैनुल-अक़वामी हालात में कैसी भी तब्दीलियाँ आईं, जैसे कोविड-19 की वबा जैसे ख़तरात और चैलेंजों से निपटना, बाहमी एतमाद को मजबूत करना और तज़वीराती तावन को मजबूत करना वगैरह, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर हर हालात का मुकाबला किया है। तारीख ने साबित किया है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के सबसे काबिल एतमाद आहनी भाई हैं। हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि चीन से ऐसा कोई दूसरा मुल्क इस सतह की कुर्बत हासिल नहीं कर सकेगा। इसमें तारीखी, सकाफ़ती, सियासी और इक़्तिसादी अवामिल शामिल हैं। चीन और पाकिस्तान ये एक मजबूत सकाफ़ती ताल्लुक़ है और उभरने की क़ुव्वत का मतलब है कि आपको मसाइल दरपेश होते हैं, आपने तरक्की की राह में रुकावटें देखी हैं और इन मुश्किलात पर काबू पा लिया है। फिर से तरक्की की राह पर चलते हुए आप आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने ऐसा किया है, चीन ने भी ऐसा ही किया है। हमारे दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान एक रिश्ता है। हम मुश्किल वक्त से गुज़रे हैं और हमने एक दूसरे से सीखा है और इन मुश्किल औकात में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। ये 70 सालों का सफ़र है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हमेशा जारी रहेंगे। इसमें एतमाद और एक दूसरे पर भरोसे का उनसर है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक ही तश्कील दे सकते हैं और उनका फ़ैसला इनफरादी ममालिक या ममालिक के ग्रुप नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक को बैनुल-अक़वामी क़वानीन का मुशाहिदा करना चाहिए और इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए।
چین دیگر ممالک کے ساتھ مل کر وسیع مشاورت، مشترکہ تعمیر اور اشتراک کے تصورات کو برقرار رکھنے، تعاون کے خیالات کو تلاش کرنے، تعاون کے ماڈلز کو اختراع کرنے اور نئی صورتحال میں کثیر الجہتی کے عمل کو مسلسل فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ مستقبل میں چین دنیا کو زیادہ کھلے اور جامع رویے کے ساتھ قبول کرے گا، دنیا کے ساتھ مزید نرم رویہ برقرار رکھے گا، بنی نوع انسان کے مشترکہ مستقبل اور ایک بہتر دنیا کی تعمیر کے ساتھ عالمی ترقی کو توازن، ہم آہنگی اور رواداری کے نئے مرحلے تک پہنچائے گا۔ غذائی اجزاء سے مالا مال ہونے اور پروسیسنگ کی اچھی خصوصیات ہونے کی وجہ سے درہم بادلہ کمانے کے لیے خوبانی اور متعلقہ اجناس اہم ہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں بادام کی طلب بہت زیادہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں رست اکثر کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بین الاقوامی منڈی کے مقابلے میں پاکستان بادام کے کیا فوائد ہیں، یہ جاننے کے لیے آئیے ہم آپ کو گلگت بلتستان کے شمالی علاقے میں لے چلتے ہیں۔ سید صابر حسین 5-6 سال سے خشک میوہ جات کا کاروبار کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں اسکردو کی نقل و حمل کی سہولیات میں بہتری آئی ہے اور سیاحت کی صنعت نے ترقی کی ہے۔ تاجروں کی مہارتوں نے سید صابر حسین کو ایک نیا موقع دیا۔ 1 ماہ قبل اس نے اسکردو کے زیادہ خوشحال علاقے میں خشک میوہ جات کی نئی دکان کھولی۔ زیادہ سے زیادہ سر اخروٹ اور یہ خوبانی، بادام، اچھا یہ ہنی، اچھا سلاجید، اچھا ڈرائی چیری، ان کا سب سے زیادہ سیل ہے۔ بہت بہتری آئی ہے اس سال۔ تقریباً 5 جہاز 6 جہاز پاکستان کے ہر شہر سے جہاز ادھر آتے ہیں، تو ٹورزم بہت ہی اچھا ہوا ہے۔ اور ڈرائی فروٹ بھی ٹورزم کو ہم کم ہی ریٹ پہ اور اچھے چیز آرگینک چیزیں زیادہ سے زیادہ ہمارے بلتستان میں پائے جاتے ہیں، خصوصاً خوبانی کا، اچھا یہ جام وغیرہ، ہنی، اچھا ڈرائی چیری، ایسے مطلب آرگینک چیزیں زیادہ سے زیادہ بلتستان میں۔ پروٹین، چکنائی، معدنیات، وٹامنز اور مختلف امائنو ایسڈ سے بھرپور بادام اعلیٰ غذائیت کی حامل خوراک کی ایک قسم ہے، جن کی بنیاد متعلقہ مواد 100 گرام فی بادام پر ہوتی ہے۔ دودھ کے مقابلے میں کیلشیم کی مقدار 3 گنا زیادہ، پوٹاشیم کی مقدار 4 گنا زیادہ اور فاسفورس کی مقدار 6 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تاہم سید صابر حسین شاہ کی دکان پر بادام سب سے زیادہ مشہور خشک میوہ بن چکے ہیں۔ اور بادام وغیرہ جو فریش ہے وہ لیے میں نے خوبانی کی ہر مختلف قسم کے لیے، جو ڈرائی بھی ہے، اس میں کچھ کھٹی بھی ہے، میٹھی بھی ہے، جو ہمارے ہاں تو صرف فریش ملتی ہے، لیکن یہ وہاں ڈرائی نہیں ملتی ہے۔ اس کو امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کا روڈ کا نیٹ ورک جو ہے نا، ابھی تو نیا روڈ بنا ہے اسکردو سے آتے ہوئے، گلگت سے اسکردو آتے ہوئے، اس میں کافی پیچز باقی ہے بننا ہے، اس کی وجہ سے کافی ہریسمنٹ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں 3-3.5 گھنٹے کی جرنی جو ہے نا، اٹ پرولونگ ٹو 8 آورس، تو وہ اس کو مینٹین کرنا چاہیے۔ اور شہر کی بھی روڈ وغیرہ کا ابھی نیٹ ورک بہت بننا باقی ہے۔ گھریلو سیاح یہاں کے اہم صارف ہیں۔ ایک سیاح کا کہنا تھا کہ اگرچہ بادام دوسری جگہوں پر بھی خریدے جا سکتے ہیں، تاہم اسکردو کے بادام کا ذائقہ بہتر ہے، لیکن ٹریفک کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے سید صابر حسین کے بیچنے کے طریقے کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے۔ میرا کام آن لائن کا بھی بہت زیادہ ہے۔ میں لاہور میں پشاور، مطلب پاکستان کے ہر کونے میں جدھر جی پی او ہو، ٹی سی ایس کے تھرو جگہ جگہ میں سامان بیچتا ہوں۔ ایک تو ہمارے جو لاہور، کراچی وغیرہ میں ہمارے جو سیلز پوائنٹ ہیں ان کے تھرو ہم سیل کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس جو بلک میں جو ہمارے جو کسٹمر ہے، کچھ ہم سے بلک میں کوانٹٹی میں اٹھاتے ہیں، ان کو سیل کرتے ہیں۔ اور ہم آن لائن بھی ہماری سیل ہوتی ہے۔ آن لائن میں ابھی ہمارا یہ 3rd ایئر ہے، ہم نے جب سے سٹارٹ کیا ہے، تو ڈے بائی یعنی ایئر بائی ایئر ہمارے جو آن لائن سیل میں اس میں انکریز ہو رہے ہیں، تو یہ مجھے لگا کہ اس سے ہم اپنی سیل انکریز کر سکتے ہیں۔ بادام کی وسیع پیمانے پر صارفین کی مانگ کے باعث شازدے نے بھی اس طرف پوری توجہ دینی شروع کر دی ہے۔ سر خوبانی کا بادام بھی نا یہاں پہ ایک بہت بڑی کوانٹٹی میں پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی اب ڈفرینٹ انڈسٹریل جو ہے نا چیزوں میں یہ یوز ہوتی ہے۔ ایک تو یہ جو ہے نا آپ کے کیکس کے اندر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، بیکریز کے اندر۔ سیکنڈ جس طرح سے جو ہے نا آپ کے آئل ایکسٹریکشن اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر وہ ایز اے کاسمیٹک انڈسٹری جو ہماری ہے اس میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ اس کو آئل جو ہے نا بہت ہی آپ کی اسکن کے لیے بہت بینیفیشیل ہوتا ہے، پلس جو ہے نا ایز اے ہیئر آئل یہ بہت اچھا یوز ہوتا ہے۔ اور جو باہر ملکوں میں یہ نارملی یوز ہوتا ہے وہ ایز اے مساج آئل یوز ہوتا ہے اس کا۔
تو یہ جو ہے نا اس کی ایک اچھی ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. اور یہاں پہ پروڈکشن جس طرح سے ایپریکوٹ کا ہے, چونکہ ایپریکوٹ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو اتنا ہی جو ہے نا یہ اس کا بادام بھی اتنے ہی پروڈیوس ہوتے ہیں جتنا ایپریکوٹ پروڈیوس ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پہ نا جو ایپریکوٹ کرنل کی اگر میں بات کروں تو ایپریکوٹ کرنل کے نا 2 ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سویٹ ورائٹی, دوسرا ہوتا ہے بٹر ورائٹی. جو بٹر ورائٹی ہے جو کڑوا بادام جسے ہم کہتے ہیں, اسی طریقے سے ایپریکوٹ کی جو کڑوے والی گیری ہیں وہ آئل ایکسٹریکشن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اور جو سویٹ ورائٹی ہے نا ایپریکوٹ کی جو گیری ہے اس کو ہم جو ہے کھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس کے آئل بھی ایکسٹریکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جو بٹر ورائٹی ہے وہ آپ یوز نہیں کر سکتے دوسرے پروڈکٹس میں. لیکن یہ ہے کہ جو سویٹ والی ورائٹی ہے وہ آپ اس کو المنڈ کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. جو پروڈکٹس آپ جن پروڈکٹس میں, جیسے بائی پروڈکٹس میں ہم انرجی بارس میں جو ہے ہم المنڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس المنڈ نہیں ہے تو ریپلیسمنٹ میں آپ ایپریکوٹ کرنل بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتے ہیں المنڈ اور ایپریکوٹ کرنل کی ٹیسٹ میں. بادام میٹھے باداموں اور کڑوے باداموں میں تقسیم کیے جاتے ہیں جو کھانے, کاسمیٹکس اور دیگر شعبوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں. کڑوے بادام کھانسی اور دمہ کو دور کرتے ہیں, آنتوں کو نمی بخشتے اور آنتوں کی حرکت کو دور کر سکتے ہیں اور انسانی جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتے ہیں. میٹھے بادام پھیپھڑوں کی نشوونما کرتے ہیں, مائکرو سرکولیشن کو فروغ دیتے ہیں اور رنگت کو سرخ اور جلد کو چمکدار بناتے ہیں. دیکھیے ایپریکوٹ کرنلز کے تو بہت سارے فائدے ہیں. ایپریکوٹ کرنل آئل ہے جو کہ آپ کی ہیئر کی ری گروتھ کے لیے اچھا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے آئلس اور جو ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس کو اس میں استعمال کر سکتے ہیں, اسکن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے اندر اینٹی ایجنگ پراپرٹی ہے. اور ایپریکوٹ کی اگر پلپ کی بات کروں تو ایپریکوٹ پلپ سے جو ہے ایپریکوٹ اسکرب بنتے ہیں جو خاص کر جو لیڈیز پارلر وغیرہ سے ہے ان کا زیادہ وہ کنسرن ہوتا ہے. جن کو بیوٹی کانشیس لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ لوگ ان کو زیادہ پتہ ہے کہ ایپریکوٹ اسکرب بھی ایک چیز ہوتے ہیں فیشیل میں جو استعمال ہوتا ہے, آپ اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایون کہ جو کرنل سے ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد, آئل ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد ایک جو پریس کیک بچ جاتے ہیں نا, وہ پریسڈ کیک بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسکرب کے اندر. اور سردیوں میں خاص کر جو اسکن پھٹ جاتے ہیں نا اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. نون چائے کشمیر کے معروف مشروبات میں سے ایک ہے. اسے پاکستان میں سردیوں اور تہواروں کے دوران بھی پینا لازمی ہے. اس کے اہم اجزاء کالی چائے اور دودھ ہیں اور اہم مسالہ بادام ہے. پاکستانی تھادل کے علاوہ اس میں بادام اہم جزو کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تھادل بین الاقوامی میدان میں ایک مشہور انرجی سپلیمنٹ ڈرنک ہے. بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستانی بادام ایک ناگزیر کردار ادا کرتے ہیں. قدیم تاریخ کو آپ دیکھیں تو چائنا یارقند سے ایک روٹ شگر ویلی سے ہوتے ہوئے ریسٹ آف دی ورلڈ اسے ایپریکاٹ روٹ کہا گیا ہے. اور امید یہ کی جا رہی کہ یہ جو ایپریکاٹ روٹ ہے یہ دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے. چائنا جی بی کے ساتھ لگا ہوا ہے. کتنی بڑی پاپولیشن ہے اور اتنے لوگوں کو انہوں نے فیڈ کرنا ہے. ظاہری بات ہے چائنا خوراک کا سب سے بڑا امپورٹر بھی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ خوراک چائنیز منگواتے ہیں باہر سے. تو ہم پاکستانی کیا دے رہے ہیں, سوچنے کے لیے ہمارے پاس یہ اہم نکتہ ہے. ہمیں اس نہج پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو اس میں ویلیو ایڈ کریں اور آس پاس کے ممالک میں اسے ایکسپورٹ کرنے کے بارے میں سوچیں. بین الاقوامی مارکیٹ میں بادام کی زبردست مانگ ہے. یورپ, یونائٹڈ اسٹیٹس اور چین اس کی مانگ کی اہم منڈیاں ہیں. ملکی اور بین الاقوامی فروخت کو کیسے کھولا جائے, اس سلسلے میں شازدہ فروٹ کے CEO آصف مہدی نے بھی مخلصانہ تجاویز دیں. سر تجاویز میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے بہت تیزی کے ساتھ اور بہت جلدی فارمرز کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. فارمرز کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پلانٹ آرچرڈس لگائیں. یہاں پہ پلانٹ آرچرڈس نہیں ہیں, یہاں پہ سبسسٹنٹ فارمنگ ہے جس کی وجہ سے آپ کا بزنس کیس نہیں بن رہا. تو پلانٹ آرچرڈس کے اوپر جانے کی ضرورت ہے اور پھر اس کی جو ہے نا پوری
जो साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होता ना, आप फार्मर को अकेला ना छोड़ें, उसको मतलब आपने पौधे दे दिए और फिर पूछा भी नहीं कि क्या हुआ है, तो फार्मर को तो पता नहीं है ना, ठीक है। तो चूंकि गवर्नमेंट के पास पूरी मशीनरी है, उनके पास इतने फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट सारे होते हैं, तो जो है ना वो फिर पूरा जब तक साइकिल कंप्लीट नहीं होता आप फार्मर की ट्रेनिंग में रखें, फिर उनको जो है ना ट्रेन करें। सेकेंडली यहाँ पर गवर्नमेंट को ये है कि इसकी मार्केटिंग में जो हेल्प कर सकते हो ये कि यहाँ पे एक्सपोज करवाएं, जैसे दुबई में होता है। आपका इतना अच्छा टूरिज़्म चल रहा है, आप जो है ना किसी भी महीने के अंदर यहाँ पे कोई एक्सपो लगाएं जिसमें जो है ना पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आएँ, हमारे प्रोडक्ट्स देखें और फिर जो है ना यहाँ पर ट्रेडिंग का जो है ना एक वो बन सकें। स्पेशली जो है ना चाइना, और जो एक इम्पॉर्टेंट जो चाइना और पाकिस्तान के हवाले से वो ये कि जो हमारा रूट है सीपेक का, तो इसको आई डोंट नो कैसे बट जो है ना किसी तरीके से इसको ऑल वेदर कर दें, ताकि जो है ना जो आपका ट्रेड है वो चलता रहे। इससे जो है ना फार्मर को भी फ़ायदा होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा, और जो है ना यहाँ पे जो भी कंपनीज काम कर रही हैं उनको भी फ़ायदा होगा। गुज़िश्ता किस्त में हमने जाना कि खाद की कीमतें, निज़ामकार और प्रोसेसिंग वो मुश्किलात हैं जिनका इस वक्त फलों के पाकिस्तानी काश्तकारों को सामना है। आज हमारे रिपोर्टर दुनिया के सबसे बड़े आड़ू के बाग का दौरा करेंगे और देखेंगे कि काश्तकार इसे कैसे लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसरीन। आज हम कहाँ पे मौजूद हैं मालिक साहब? अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं जनाब एक आड़ू के बाग में, और ये आड़ू का बाग जो है बाकी बागों से मुख्तलिफ है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक ये कि ये सबसे बड़ा बाग है, दूसरा ये माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र इसको डिज़ाइन किया गया है, इसको बनाया गया है। तो इस बाग की सैर करते हैं और देखते हैं कि कैसे आड़ू है और कैसा खूबसूरत ये बाग है। आइए देखते हैं। बीजिंग के जिला फिंगू में पैदा होने वाले आड़ू अपनी खुशबू, लजीज जायका, खूबसूरत रंगत और आलूदगी से पाक होने की वजह से अंदरून और बैरून मुल्क मशहूर हैं। फिंगू के आड़ुओं का मौसम आमतौर पर मार्च में शुरू होता है और अक्टूबर के आखिर तक जारी रहता है। अब फिंगू आड़ू बीजिंग का एक मकबूल ब्रांड बन गया है और इसे मार्केट में बेहद पसंद किया जाता है। वाह नसरीन साहबा, ये शाखें क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? पता नहीं है, हम उनसे पूछ लेंगे। हम आड़ू की शाखों को कुचलते हैं, उन्हें नामियाती खाद में प्रोसेस करते हैं और फिर इसे आड़ू के काश्तकारों में मुफ्त तकसीम करते हैं। काश्तकार हर साल फ़ी एकड़ रकबे में 1000 युआन की खाद बचा सकते हैं और नामियाती खाद से पैदा होने वाले आड़ू कीमियाई खाद के इस्तेमाल से पैदा होने वाले आड़ू से ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त होते हैं। आड़ू की सन्नत की तेज रफ्तार तरक्की ने फिंगू में मुकामी माहौलियाती आबो हवा को भी मुतासर किया है। ये बाग हर साल बड़ी तादाद में ज़ाया शुदा शाखें और गिरे हुए फल और पत्ते पैदा करता है। इस मकसद के लिए 2017 में मुकामी हुकूमत ने माहौलियाती पुल का मंसूबा शुरू किया। इस मंसूबे में 5 बड़े काम शामिल हैं। सबसे पहला काम यह है कि आड़ू की शाखों को नामियाती खाद में कैसे तब्दील किया जाए और फिर दोबारा खेतों तक पहुंचाया जाए। दूसरा काम इस फुजले को मशरूम की काश्त के लिए इस्तेमाल करना है। तीसरा काम मवेशियों और मुर्गियों की परवरिश करना है और उनके फुजले से हासिल होने वाली खाद को जरसूमों से पाक करके खेतों में लौटाना है। चौथा काम फसलों पर नामियाती खाद के असरात की निगरानी करना है। पांचवा काम ये है कि पैदावारी मॉडल कायम करने के लिए ऊपर बयान की जाने वाली तमाम टेक्नोलॉजीज़ को शामिल किया जाए। इन 5 चीज़ों से बिल आखिर किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा। चीन में बढ़ती हुई माहौलियाती ज़रूरियात और कार्बन के इखराज के दबाव के साथ बहुत से चीनी किसानों ने बायोमास कार्बन पर मबनी खादों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो मिट्टी के सख्त होने के मसले को भी कम कर सकते हैं और कीमियाई खाद से होने वाले नुकसान को कम करते हैं, जिससे ज़रूरी पैदावार में इजाफा हो सकता है। अब लोग आंखें बंद करके बड़े आड़ू का इंतखाब नहीं करते, बल्कि उस फल का इंतखाब करते हैं जो उनकी सेहत के लिए मुफीद है। कीमियाई खाद ज़्यादा पैदावार देने का वाहिद तरीका नहीं है। नामियाती खाद पायदार तरक्की का एक तरीका है, क्योंकि नामियाती मादों का नामियाती खाद में तब्दील होने के बाद तवील मुद्दत तक असर बाकी रहता है और ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफे के साथ साथ
आड़ू के जायके को भी बेहतर करते हैं। माहौलियाती ब्रिज प्रोजेक्ट वसाइल का एक पायदार माहौलियाती साइकिल मॉडल है। ज़रूरी मसनूआत ज़ाया होने वाले काबिल तजदीद वसाइल, ज़रूरी फुजला जैसे फलदार दरख्तों की शाखें, मवेशियों और पोल्ट्री का फुजला और सब्जियों के पत्तों के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं। हम काश्तकारों की हौसला अफजाई करते हैं कि वो ज़रूरी फुजला और जानवरों का फुजला इकट्ठा करें और आला मयार की नामियाती खाद बनाने के लिए तकनीकी ज़राए इस्तेमाल करें। फिर हम उन्हें खेतों में तरतीब से भेजेंगे ताकि फुजले के वसाइल के इस्तेमाल को जाना जा सके। माहौलियाती ब्रिज प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा जंगलात की मईशत के नीचे है, जो आड़ू के बाग के सायेदार हिस्से में मशरूम उगाना है। ज़ाया शुदा आड़ू की शाखों को पानी देना, तेजी से हलाना, लचक रखना, जरासीम का खात्मा, पेवंदकारी और दीगर अमल के जरिए मशरूम की शाखों में काश्त किया जा सकता है। इसे मिट्टी के टुकड़ों में कुचला जा सकता है। मिट्टी के ये छोटे टुकड़े आड़ू के दरख्तों के लिए कुदरती ग़िज़ाई अज्जा भी बन जाएंगे। मुकामी गुर्बत के खात्मे की मुहिम के हिस्से के तौर पर जंगलात की मईशत के तहत मुकामी काश्तकारों को मशरूम और आड़ू की फरोख्त से अपनी आमदनी बढ़ाने का मौका दिया जाता है। हमने ज़ेरे जंगलात पौधे लगाकर अज़ाफ़ी आमदन का ज़रिया इस तरह पैदा किया है कि आड़ू के दरख्तों के नीचे मशरूम उगाए हैं। हम आड़ू के दरख्तों के दरमियान नबाताती मिट्टी डालते हैं, फिर मशरूम की जड़ों को ज़मीन में लगाते हैं और फिर उन जड़ों को नबाताती खाद से डांपते हैं। ये पौधा 20 दिन पहले लगाया गया था। आप देख सकते हैं ये अब जड़ें पकड़ रहा है, सफ़ेद रंग की जड़ें, और फिर जल्द ही मशरूम का पौधा बाहर आ जाएगा। फिंगू में आड़ू के बाग में हमारे मेज़बान ने ज़रूरी मशीनरी भी देखी, लेकिन वो आम ज़रूरी मशीनरी से बहुत छोटी है। ये एक किस्म की छोटी मशीन है और ये फलों के दरख्तों के दरमियान चलने के लिए मौजू है। इसके ज़रिए बाग में काम करना बहुत आसान है। चूँकि यहाँ बहुत सारे आड़ू के दरख्त हैं, इसलिए काश्तकार दरख्तों को सहारा देने के लिए इनके नीचे बांस के डंडे लगा देते हैं। लेकिन इस तरह बाग में मशीनरी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, इसलिए आड़ू हाथों से चुनना पड़ते हैं और ज़मीन में गोडी करने के लिए भी हाथों से काम लेना होता है, जो कि बहुत मेहनत तलब है। हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? इसके लिए ऐसा डंडा सहारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़मीन में गाड़ने के बजाय तार की रस्सी से जुड़ा होता है, ताकि आड़ू के दरख्त की शाखों को खींच लिया जाए और नीचे मशीनरी इस्तेमाल की जा सके। पाकिस्तान में ज़्यादातर मशीनरी यूरोप से आती है। जैसे जैसे पाकिस्तानी काश्तकारों की मैकेनाइज्ड पौधे लगाने और कुव्वत खरीद के बारे में आगाही में इजाफा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार मजदूर का बोझ कम करने के लिए ज़रूरी मशीनरी खरीदने का इरादा रखते हैं। यूरोपीय और अमरीकी ब्रांड्स के मुकाबले में चीनी ज़रूरी मशीनरी ब्रांड्स को कीमत के लिहाज से बरतरी हासिल है। इकोलॉजिकल ब्रिज यानी माहौलियाती पुल का निज़ाम लोगों और फितरत के दरमियान हम आहंगी पैदा करके एक साथ रहने के अलावा मकामाती सतह पर गुर्बत के ख़ात्मे के लिए भी बहुत अहम है। फलों के काश्तकारों की आमदनी में कैसे इजाफा किया जा सकता है, आइए हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने के लिए फिंगू ने आड़ुओं की कदर में इजाफा किया है। असल में फिंगू के बड़े आड़ू पहले ही मशहूर हैं, इसलिए हम आमदनी पैदा करने के लिए दीगर ज़राए यानी सकाफती और तख्लीकी आड़ू पैदा करना चाहते हैं। इस साल की कीमत के लिहाज से एक सकाफती और तख्लीकी आड़ू की कीमत आम आड़ू से 3 से 5 गुना ज्यादा होती है। माजी में लोग सिर्फ आड़ू खा सकते थे, अब हम आड़ू पर अल्फाज लिख सकते हैं। इन सकाफती और फ़नी आइडियाज़ के इस्तेमाल के बाद लोग ना सिर्फ इन्हें खा सकते हैं बल्कि इनकी खूबसूरती की तारीफ़ भी कर सकते हैं। इनकी मदद से मालूमात और सकाफती तबादले का काम भी लिया जा सकता है। मकामी काश्तकार इस किस्म की तख्लीकी सलाहियतों का खैर मकदम करते हैं। नाम नेहाद सकाफती और तख्लीकी आड़ू वो आड़ू हैं जिन पर नमूने हैं। ये एक ऐसा आड़ू है जिसे पकने से पहले बैग से निकाला जाता है और उसे आड़ू के खास स्टिकर से ढांप दिया जाता है। सूरज की रोशनी पड़ने के बाद मुख्तलिफ मशहूर चीनी नमूने बनते हैं। सार्फिन इन नमूनों को बतौर तोहफा इस्तेमाल कर रहे हैं। सार्फिन के लिए ये भी मुमकिन है कि वो ज़ाती तौर पर पैटर्न को अपनी मर्जी से बनाएं। हमारा इदारा फल उगाने वालों की मुफ्त खिदमत करता है। हमारे पास फल उगाने वालों के मुंतखब करता 200 से ज़्यादा नमूने के फल मौजूद हैं। अगर कुछ लोग खास मौक़ों जैसे सालगिरह वगैरह के लिए मखसूस और मुनफरिद नमूनों से मुज़य्यन फल चाहते हैं तो हम इन्हें मुहैया कर सकते हैं। फलों के काश्तकार इसमें बहुत जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी मुश्किल नहीं है, इसलिए बहुत जल्द इस पर अबूर हासिल किया जा सकता है।
आला मयार के आड़ुओं के अलावा जिन्हें सकाफती और तख्लीकी आड़ू के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बज़ाहिर ख़राब शक्ल वाले आड़ुओं को दूसरे तरीकों से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ज़िमनी मसनूआत को बढ़ाने के और भी तरीके हैं। हमारे पास तरबियत याफ्ता काश्तकार हैं जो डब्बा बंद आड़ू, आड़ू के मुरब्बे और आड़ू जैम वगैरह तैयार कर सकते हैं। इस तरह आड़ू को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इसकी कीमत बढ़े और काश्तकारों की आमदन में भी इजाफा हो। आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यहीं तक। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।